गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। अभी अगले 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप मैथमेटिक्स को मेरे साथ एंजॉय कर पाएँ। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोगों ने टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है उस टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक आपके क्लास 12th का एक चैप्टर है जिससे बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे उसका जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज जो कि ज़रूरी है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आखिर क्यों हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टडी करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम समझेंगे व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग और इस चैप्टर में आने वाले कुछ टर्म्स को हम समझेंगे, उस टर्म्स की डेफिनेशन को, उसके कंसेप्ट को, उसकी मीनिंग को। जो भी टर्म्स आएंगे उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसकी मीनिंग को समझेंगे। और सबसे आखिरी में हम ये पढ़ेंगे हाउ, कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज को जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। हम जानेंगे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़ना चाहिए हमें, और हम ये समझेंगे कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। और उसके बाद जब हम ये सब जान जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसी कड़ी में स्टूडेंट्स आइए हम जल्दी से समझते हैं कुछ प्रीवियस नॉलेज जो कि ज़रूरी है लीनियर प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 11th में सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखे होंगे। याद कीजिए, जैसे अगर मैं लिखूं x + y इज लेस देन इक्वल टू 2, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो आप देखें कि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी एक साथ हो जाए तो उसे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये सारी स्टडी आप क्लास 11 में कर चुके हैं। मैं आपको तुरंत रिवीजन कराता हूँ कि आपने देखा होगा जब इसको क्लास 11 में पढ़े होंगे तो आप इसको इक्वल टू मान लेते होंगे और इसकी प्लॉटिंग कर देते होंगे ग्राफ पे, 1 1 0 2 2 0। तो ये एक लाइन ये हो गई, दिस इज x + y इज इक्वल टू 2। उसके बाद आप एक पॉइंट कोई भी, जैसे अगर मैं 0 0 लूँ तो यहाँ पे आप देखें 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब इस लाइन की इधर वाला जो रीजन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके इस रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन होंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। उसी तरीके से हम ये वाला ट्रेस करेंगे और सारे रीजन को कवर करेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और इस तरीके से सारे के चारों इनइक्वालिटी को ट्रेस करने के बाद जो सबसे कॉमन रीजन होगा, जो सब में कवर हो रहा होगा, जो सबका इंटरसेक्शन होगा, वही इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को सारी बातें याद आ गई होंगी। अब इसी कड़ी में आइए समझते हैं कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़ना चाहिए।
इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक बात समझें। आप में से बहुत लोग मैथमेटिक्स को एक डिस्कवरी मानते होंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स डिस्कवरी है या इन्वेंशन है, तो आप में से बहुत लोग मैथमेटिक्स को एक डिस्कवरी समझते होंगे। डिस्कवरी स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है और उसको हम फिर से रीस्टडी करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं। जो चीज़ एग्जिस्टिंग है, पहले से है, लेकिन मैथमेटिक्स पहले से नहीं है, इसको हमने खुद इन्वेंट किया है। तो मैथमेटिक्स एक इन्वेंशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत पहले एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन था, इंसान, जो मानव था, वो बकरियां रखते थे और जब वो मैदान में जाया करते थे अपनी बकरी को लेके और जब वापस आते थे तो ह्यूमन देखते थे कि उनके बकरियों में कुछ शॉर्टेज आ गई है। उन्हें ऐसा लगता था कि बकरियां थोड़ी कम कम सी हो गई। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए कि उनकी बकरियां कम हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसकी समझ को अच्छा बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को लॉजिकल, अपने अंडरस्टैंडिंग को लॉजिकल बनाने के लिए उसने एक नई चीज डिस्कवर नहीं की, डेवलप की, पूरी एक इन्वेंशन कर डाली और वो इन्वेंशन थी नंबर सिस्टम। आप देखें स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसको डिस्कवर नहीं किया हमने नंबर सिस्टम को डेवलप किया, इन्वेंट किया। किस लिए किया? ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके। फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हमने इस नंबर सिस्टम को इन्वेंट किया है। जैसे आप जहाँ होंगे, पंखा आप देख रहे होंगे, तो पंखा हमने क्या किया है? इन्वेंट किया है। किसके लिए? खुद के लिए, फॉर आवर ओन से, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हमने फैन को डेवलप किया है, इन्वेंट किया है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को हमने इन्वेंट किया है ताकि हमारी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और लॉजिकल हो जाए और क्लियर हो जाए। इस तरीके से और भी चीजें, जैसे जब इंसान ने रेट ऑफ चेंज के बारे में स्टडी करनी सोची तो उसने पूरा कैलकुलस को डेवलप कर डाला। तो इसी तरीके से चीज़ें आती गई और हम उस चीज़ को इन्वेंट करते चले गए। जब इंसान को जब कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक कि दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो 12 आ रहा है, तो एक संख्या अगर 3 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, इस तरह की जब प्रॉब्लम आई तो उसका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, किसी समस्या का एनालिटिकल स्टडी करने के लिए इंसान ने एक नया मैथमेटिक्स इन्वेंट कर डाला जो कि अलजेब्रा था। इससे क्या हुआ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और एनालिटिकल हो गई और अच्छी हो गई, पहले से और बेहतर हो गई। तो इसी तरीके से हम अपने अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए मैथमेटिक्स को इन्वेंट करते चले गए। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक इन्वेंशन है। इसी कड़ी में जब ह्यूमन ने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को जब फेस किया, उसने when human counter optimization problem then they develop new mathematics। उसने एक नई मैथमेटिक्स इन्वेंट कर डाली जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को मैंने बताया कि हम पहले वाई क्लियर करेंगे, देन व्हाट क्लियर करेंगे। अब ये जो इसी कड़ी में व्हाट में हम आपको बताएंगे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता क्या है और लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं। आइए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं
उसकी मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक युवक है मिस्टर एक्स, जो कि एक फर्नीचर डीलर है और इनकी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में वो चेयर प्रोड्यूस करते हैं और टेबल प्रोड्यूस करते हैं। ये दो चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। एक टेबल को बनाने के लिए, एक चेयर को बनाने के लिए उन्हें 500 रुपए का लागत लगता है। 500 रुपए लग जाते हैं एक चेयर को बनाने के लिए, और एक टेबल बनाने के लिए उन्हें 2500 रुपए लगते हैं। 2500 रुपीज he has to invest in order to produce one table, and 500 rupees he has to invest to produce one chair. और टोटल मिस्टर एक्स 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा पैसा इनके पास है ही नहीं। एक और चीज इस प्रॉब्लम में जुड़ी हुई है, और वो ये है स्टूडेंट्स कि वो एक टाइम में सिर्फ 60 आइटम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फैक्ट्री ने किसी रोज 10 चेयर प्रोड्यूस किया, तो वो टेबल 50 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नॉट मोर देन 50, क्योंकि 50-60 ही प्रोड्यूस हो सकता है एक दिन में आइटम्स, चाहे वो टेबल हो या चेयर हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब वो चेयर और टेबल मार्केट में बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो एक चेयर बेचने पे उन्हें 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और एक टेबल बेचने पे उन्हें 2500 रुपीज का फायदा होता है। मतलब जितना उनका इन्वेस्ट होता है उतना ही प्रॉफिट होता है, ऐसा उन्होंने हिसाब बना रखा है मिस्टर एक्स ने। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे प्रॉब्लम को आप समझ रहे होंगे। इस प्रॉब्लम को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो आप समझिए, इस बात को समझिए कि वो 60 आइटम्स, अगर मैं नंबर ऑफ चेयर को x कहूं और नंबर ऑफ टेबल को y कहूं, आप बताइए नंबर ऑफ चेयर प्लस नंबर ऑफ टेबल किससे कम होना चाहिए? 60 से कम होना चाहिए, क्योंकि 60 से ज्यादा तो वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए कि एक चेयर को बनाने के लिए 500 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो एक चेयर को बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 500 इंटू एक्स। ये बिल्कुल ऐसा है स्टूडेंट्स, ये एक टेबल को बनाने के लिए 10 रुपया खर्च करना पड़ता है, तो 5 टेबल बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? तो 10 इंटू 5, सिंपल। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ चेयर x है और एक चेयर पे 500 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो x नंबर ऑफ चेयर पे कितने रुपए का खर्चा आएगा? वो आएगा 500x। उसी तरीके से एक टेबल को बनाने पे कितना खर्चा आएगा? 2500y। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों का जो सम है वो किससे कम होना चाहिए? 50,000 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स के पास मैक्सिमम 50,000 रुपए ही हैं, उससे ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। और तीसरी बात आप स्टूडेंट्स देखें
कि जो नंबर ऑफ चेयर्स होंगे वो या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे, निगेटिव तो होंगे ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरे पास -2 चेयर है। जब भी आपके पास चेयर होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 1 भी नहीं होगा। उसी तरीके से y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो आप, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को रिवाइज करना होगा, तो आप देखिए ये हमारे पास टोटल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आ चुका है, जिसमें 4 इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। इसे हमें सॉल्व करना होगा। इसके अलावा एक टेबल को जब वो बेचते हैं तो उन्हें 500 रुपए का फायदा होता है। तो x नंबर ऑफ टेबल को जब वो बेचेंगे तो उन्हें कितना फायदा होगा? 500x। उसी तरीके से एक टेबल को जब वो बेचते हैं, यहाँ चेयर था, एक चेयर को जब वो बेचते हैं तो 500 रुपए का फायदा होता है। तो x नंबर ऑफ चेयर को बेचेंगे तो 500x का फायदा होगा। उसी तरीके से एक टेबल को जब वो बेचते हैं तो उन्हें 2500 रुपीज का फायदा होता है। तो जब y नंबर ऑफ टेबल को वो बेचेंगे तो 2500y का फायदा हो जाएगा। और ये अगर इसको हम मान ले z, तो आप स्टूडेंट्स बताइए कि इस फायदों को उन्हें मैक्सिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए? आप में से ज़्यादातर फ्रेंड्स कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसको मैक्सिमाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये फायदा है। जब लॉस होता है तो उसे हमें मिनिमाइज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहां हमें चीज़ों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि हम उस तरीके के प्रॉब्लम जहां हमें चीज़ों को ऑप्टिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो जैसे आप देखें, ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम सीक टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग। और ज्यादातर हम जो प्रॉफिट होता है उसे मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं और जो लॉस होता है उसे मिनिमाइज कर रहे होते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे जिस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब या तो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो जिस चीज को हम कर रहे होते हैं, सपोज हियर z, तो इस पूरे इक्वेशन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके साथ ही जो हमारी ये नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल्स हैं यहाँ पे, जो कि x और y है, इसे हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स। और ये जो कंडीशंस लग रहे हैं ये इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ये अगर आप स्टूडेंट्स इसको जरा सा रिलेट करें तो आप देखेंगे कि ये हमारे बिल्कुल लाइफ जैसा है कि हम अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं तो सिचुएशन, जो स्थिति होती है वो हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। तो हमें उस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, जो कंस्ट्रेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी चीज़ों को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। जैसे यहाँ पे जो मिस्टर एक्स हैं उनको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उनके पास कुछ शर्त है, कुछ बंदिशें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और वो बंदिश क्या है कि वो एक दिन में 60 से ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर सिर्फ 60 चीज़ें ही मैन्युफैक्चर हो सकती हैं एक दिन में। और एक चेयर बनाने में उन्हें 500 रुपये लगते हैं, एक टेबल बनाने में उन्हें 2500 रुपये लगते हैं। दूसरी कंडीशन उनके साथ ये है कि उनके पास सिर्फ 50,000 रुपये ही हैं। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए, इन पूरे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और इस कोई भी प्रॉब्लम जहां हम चीज़ों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं उसे
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो व्हाट वाला पार्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को समझने के बाद आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दिया एक फर्नीचर डीलर का, तो आप देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें हम एक ऑप्टिमल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं। किसका? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, और उसका ऑप्टिमल वैल्यू इन कांस्टेंट को मद्देनजर रखते हुए जो निकाल रहे होते हैं। इस कांस्टेंट को मद्देनजर रखते हुए हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पे लीनियर जो टर्म है, आप देखें लीनियर मीन्स कि यहाँ पे जो ये एक्स और वाई में जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक लीनियर है। हर टर्म की जो डिग्री है वो 1 है। यहाँ देखिए इस टर्म की डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल में पावर 1 है, और इस टर्म दूसरे वाले टर्म की भी डिग्री 1 है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो अब स्टूडेंट्स, हमने देख लिया जिस कड़ी में हम पढ़ने के लिए चले थे, उस कड़ी में हमने वाई बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए। हमने व्हाट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, और उसमें आने वाले कुछ टर्म्स उसका क्या मतलब होता है उसे भी समझ लिया। और उससे पहले जो कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत थी, जिसमें हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब बस लास्ट चीज़ रह गया है, और वो चीज़ है हाउ, कि हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे स्टडी की कड़ी थी उसमें जो हाउ वाला पार्ट था, अब उसको समझने और कवर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग था फर्नीचर वाला, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसमें जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, सबसे पहले उसका जो कॉमन रीजन, जैसे हम क्लास 11th में सॉल्व किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए x + y = 60 लेंगे, तो जो हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं सॉल्यूशन वाले, अगर ये इक्वेशन होता जैसा कि हम क्लास 11th में किया करते थे, तो वो है 60 0 और 0 60। 2 पॉइंट है 60 0 और 0 और 60। आइए इसको प्लॉट करते हैं। 60, 0 is this point and 0, 60 is this point। तो ये जो लाइन है वो कुछ ये लाइन है। एक बार मैं बना के आपको दिखाता हूँ। कुछ ये लाइन है। अब इसके बाद ये कौन से रीजन को कवर कर रहा है, तो इसमें अगर हम 0 और 0 रखें तो 0 + 0 is 0 which is less than 60। तो ये वाला रीजन, इसका पूरा इस लाइन के इस तरफ आने वाला रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। उसी तरीके से दूसरे वाली इनइक्वालिटी को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 0 20 और 100, 0। स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं, आप देखें यहाँ x की जगह अगर आप 0 रख दें और y की जगह 20 रख दें तो 50,000 के बराबर आ जाता है। तो उस तरीके से हमने ये पॉइंट निकाला है। तो 0, 20 इज दिस पॉइंट और 100, 0 इज दिस पॉइंट। यहाँ से जो लाइन बनने वाला है ये, यहाँ आप देखें और 0 रखें तो 0 + 0 is 0 which is less than 50,000। तो इसके इधर वाला जो रीजन है वो कॉमन रीजन है। तो आप देखें कि इन दोनों लाइन, मतलब ये जो लाइन है इसके अंदर वाला सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, क्योंकि ये पूरा इसका सॉल्यूशन है और ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। तो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर जो आ रहा है ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा x > 0, मतलब x एक्सिस से ऊपर
तो इसके ऊपर तो आप देखिए इस लाइन के नीचे वाला जो है वो डिलीट हो गया, और y ग्रेटर देन 0 तो इस एक्सिस के राइट साइड वाला, तो इसके जो लेफ्ट में है वो भी डिलीट हो गया। तो जो कॉमन रीजन निकल के आया है सामने वो कुछ ये पॉइंट है। ये रीजन जो है ये कॉमन रीजन है, जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट हैं, जो कॉन्स्टेंट से बनने वाला सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉमन रीजन है वो ये आ रहा है स्टूडेंट्स। ये जो कॉमन रीजन होता है जो ये पूरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं फीजिबल रीजन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फीजिबल रीजन। So feasible region is the common region determined by all the constant of non-negative constant, जो कि non-negative constant है। non-negative constant कहने का मतलब कि x greater than 0 और y greater than 0, ये हम हमेशा हर constant में ये दो constant तो होगा ही, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें वो चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे चेयर हम बना रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, -2 चेयर हम नहीं कह सकते हैं। एक बात, अब इसमें स्टूडेंट्स ये पूरा रीजन इवन इस बाउंड्री पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल लगा हुआ है, तो ये लाइन पे आने वाले पॉइंट्स भी इस पूरे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इस पूरे रीजन में प्लस इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन के बाउंड्री, ये सारे पॉइंट्स इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट कि इसमें कौन सा ऐसा इकलौता पॉइंट है? क्या ये वाला पॉइंट है? जैसे क्या ये पॉइंट ऐसा है कि अगर ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप देखें 40 और 10 है, दिस इज 40, दिस पॉइंट इज 40, 10। तो अगर आप 40, 10 को चेक करके देखें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या वैल्यू आता है? देखिए आप 50 इंटू 40 प्लस 2500 इंटू 10, 5 4 जा 20, then 30 and 25,000. This will be 0 0 0 then 5, तो 45,000 रुपीज का उनको फायदा होता है। तो क्या सबसे ज्यादा यही फायदा हो रहा है? क्या इससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता? आइए चेक करते हैं। अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट को ले लेते हैं, दिस इज 0,20, तो आप देखें कि 50 इंटू 0 प्लस 2500 इंटू 20, तो दिस विल बी 0 एंड 25 50 एंड देन 3 0। तो यहाँ पे आप देखें कि उन्हें 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ पे उन्हें 45,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमें इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? हर पॉइंट को एक एक करके चेक करना कि किस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ये आपके लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। ये तो चलिए हमने 40-20, अगर हम यहाँ पे 30.1 और 10.1 ले लिया तो वो भी इस बात की पूरे चांस है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम आए। तो इसका स्टूडेंट्स एक सॉल्यूशन है, एक उपाय है, और वो उपाय स्टूडेंट्स, इसका जो प्रूफ है वो आपके लेवल और आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा बियॉन्ड है, इसलिए जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसे आप मान लें। और वो बात ये है कि जो फिजिबल रीजन होता है स्टूडेंट्स, ये इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री है। तो जो फिजिबल रीजन होता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, लाइक दिस पॉइंट, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि जिस इनइक्वालिटी की जो लाइन है वो जहाँ इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये इनइक्वल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की एक लाइन थी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की दूसरी इनइक्वालिटी थी, तो जहाँ इनइक्वालिटी की लाइन कट कर रही होती है, इनइक्वालिटी की जो बाउंड्री लाइन होती है, जो बाउंड्री होता है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस इनइक्वालिटी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की जो बाउंड्री जहाँ कट कर रही होती है
वो कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 कॉर्नर पॉइंट है। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 60,0 और तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 0,20। और ये वाला कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट? ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए आपको ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो दिस इज x प्लस 5y इक्वल टू, और जो दूसरा पॉइंट है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस कर दीजिए, इसमें से उसको माइनस कर दें, दिस विल बी 4y एंड दैट इज इक्वल टू 94। तो समथिंग कुछ डेसिमल में आएगा स्टूडेंट्स। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसी कॉर्नर पॉइंट्स का में से एक पॉइंट ही जो होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा। ऐसा एक थ्योरम है जिसका प्रूफ अभी के लिए आपके लेवल से थोड़ा बियॉन्ड है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हर कॉर्नर पॉइंट्स को एक एक बार इसमें पुट करके चेक कर लेना है। एक बार इसको पुट कर लेने से 0,0 हम पुट करते हैं तो 0 + 0 0 रुपीज। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट 60,0 है तो 500 × 60 + 0, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से 4 आपके पास वैल्यूज निकलेंगे। उस 4 वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाएगा मिस्टर एक्स का कंपनी में, इन पूरे बंदिशों को मद्देनजर रखते हुए। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक लीनियर प्रोग्रामिंग को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, और उसको जानने से पहले जो प्रीवियस नॉलेज थी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की उससे भी आप समझ लिए होंगे, और ये भी बखूबी समझ लिए होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को आखिर क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट, और उम्मीद करते हैं कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग की एक बहुत अच्छी सी समझ आपके अंदर डेवलप हो गई होगी। और इसी कड़ी में आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को देखेंगे और अपने समझ को, अपने अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, रिवाइज करते रहिए और अच्छा करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।